I welcome you all to my YouTube channel. From this video, we will start NCERT solution of chapter Electricity Science class 10. इस वीडियो के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के NCERT सॉल्यूशन क्लास 10 के बच्चों के लिए। सो जैसे ही आप थ्योरी कंप्लीट करेंगे तुरंत आप NCERT सॉल्यूशंस पे आ जाएंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए आपके NCERT क्वेश्चंस। देखते हैं पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है स्टूडेंट्स। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मींस। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। a closed and continuous path along which an electric current flows is called an electric circuit। एक कंटिन्यूस और क्लोज्ड पाथ होता है स्टूडेंट्स जिसके थ्रू आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और उसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। अब जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूं कि करंट की यूनिट क्या होती है आपकी एम्पियर। क्या होती है करंट की यूनिट स्टूडेंट्स? एम्पियर। सो जब एक कूलम चार्ज सर्किट में फ्लो करता है 1 सेकंड में, ठीक है, जब कंडक्टर में 1 यूनिट चार्ज आपका या 1 कूलम चार्ज आपका फ्लो करता है 1 सेकंड में, तो स्टूडेंट हम बोलेंगे कि सर्किट में करंट कितना है। सर्किट में करंट है आपका 1 एम्पियर। जैसे हम लोग जानते हैं I इक्वल टू Q अपॉन T होता है, तो करंट आपका 1 एम्पियर हो जाएगा, Q आपका 1 कूलम हो जाएगा और टाइम आपका 1 सेकंड हो जाएगा। राइट स्टूडेंट, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में स्टूडेंट कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं, हमें ये पढ़ना है। राइट, चलिए देखते हैं। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है आप लोग जानते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। टोटल चार्ज दे रखा है सर्किट में कितना, 1 कूलम। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। स्टूडेंट आप लोग फॉर्मूला जानते हैं Q = Ne। मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया हुआ है Q = Ne, तो N हो जाएगा Q अपॉन E। Q की जगह रखेंगे 1 कूलम, E की जगह रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19। स्टूडेंट जब सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻19 ऊपर जाके 10⁻+19 बन जाएगा, एक जीरो इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 100/16। तो 100/16 कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 6.25 × 10⁻18 कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 6.25 × 10⁻18 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आप लोग कॉपी में करके देख लेंगे, आपका यही आंसर आएगा। Now student, the question number 4, name a device that helps to maintain a potential difference across a conductor। कौन सा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज को मेजर करने, वोल्टेज को मेंटेन करने में मदद करता है सर्किट में? स्टूडेंट वो है आपका एक बैटरी। क्या है? एक बैटरी जो है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है सर्किट में। राइट, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। यानी सीधे सीधे बोले तो आपको 1 वोल्ट को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो 1 वोल्ट क्या होता है, यानी कि 1 जूल बाय 1 कूलम, यानी कि 1 जूल आपका जब वर्क होगा कब, जब 1 कूलम को चार्ज को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। जब सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पास करेंगे या ट्रांसफर करेंगे, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा तो वो वर्क डन कितना होगा, 1 जूल। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 1 वोल्ट। क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 1 वोल्ट। Now start with the question number 6. How much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery? आपको बताना है कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए 6 वोल्ट की बैटरी से। स्टूडेंट आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं, V = W/Q। तो W क्या आ जाएगा, Q × V। V = W/Q होता है, तो W क्या आ जाएगा, Q × V आ जाएगा, Q × V। क्यों कितना दे रखा है स्टूडेंट आपको, 1 कूलम, यानी ईच कूलम का मतलब 1 कूलम। और पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी कितने देखिए 6 वोल्ट, तो यानी 1 × 6 कितना आ जाएगा 6 जूल। तो जितना वर्क होगा स्टूडेंट उतनी ही एनर्जी होगी, क्योंकि आप लोग जानते हो वर्क और एनर्जी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। वर्क और एनर्जी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो आपका आंसर भी कितना आ जाएगा, 6 जूल आ जाएगा, चाहे वर्क हो चाहे एनर्जी हो, एक ही बात है। Now next question student, on what factors does the resistance of conductor depend? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आपका डिपेंड करता है, या लिस्ट द फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन द शेप ऑफ वायर डिपेंड्स। स्टूडेंट ये दोनों क्वेश्चंस हैं, कोई भी आ सकता है पेपर में, बट बात यह है कि रेजिस्टेंस आपके किन किन फैक्टर्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, तो रेजिस्टेंस आपका कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे, नेचर पे और टेम्परेचर पे। याद रखेंगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है आपसे कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप बोलेंगे लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे,
नेचर ऑफ इट्स मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है स्टूडेंट? लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, नेचर पे और टेम्परेचर पे। आई होप आप लोगों को याद रहेगा बच्चों, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, और व्हाई? आपको ये बताना है जो करंट है वो आपका थिक वायर के थ्रू अच्छा फ्लो करेगा, थिन वायर के थ्रू फ्लो करेगा, सेम मटेरियल के हैं, जब आप सेम बैटरी या सोर्स से आपने उसे कनेक्ट कर रखा है। तो वैसे तो आपको पता ही है कि अगर मोटी वायर होगी तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, यानी थिक वायर होगी तो करंट आपका ज्यादा फ्लो करेगा, और थिन वायर होगी तो आपका करंट कम फ्लो करेगा, क्योंकि आप जानते हैं जितनी मोटी वायर होगी उतना एरिया ज्यादा होगा और उतना ही करंट ज्यादा फ्लो करेगा, उतनी रेजिस्टेंस उसकी कम होगी। तो बच्चों सही बात है, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना करंट आसानी से उस कंडक्टर में या उस वायर में फ्लो कर पाएगा आपका। राइट, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? नाउ क्वेश्चन नंबर 9, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। स्टूडेंट रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखी जा रही है, यानी कि ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है? ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, तो यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। While the potential difference across the two end of the component decreases to half of former value। स्टूडेंट क्या बोला गया है आपसे? आपसे बोला गया है जो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस है वो हाफ हो गई। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गई? हाफ हो गई। व्हाट चेंजेस विल अकर इन द करंट थ्रू इट। तो आपसे ये पूछा है कि सर्किट में जो करंट है वो कैसे चेंज होगा, सर्किट में जो करंट है वो आपका कैसे चेंज होगा, आपसे ये पूछा है। तो बच्चों आपसे पूछा गया है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हाफ हो जाएगी तो करंट पे क्या चेंज आएगा? आपको पता है ओम्स लॉ है, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो गया तो करंट भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? करंट भी आपका हाफ हो जाएगा। तो करंट थ्रू द कंपोनेंट आल्सो डिक्रीजेस टू द हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। तो बच्चों लोग करंट भी क्या हो जाएगा? आपका हाफ हो जाएगा। Now question number 10. Why are the coils of electric toaster and electric iron are made up of alloy rather than a pure metal? तो जो आपकी कॉइल है जो इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन में लगाते हैं तो वो आपकी अलॉय की क्यों बनाई जाती है प्योर मेटल के बजाय, या आपके जो अलॉयज हैं वो आपके इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका रीजन आप लोगों को देना होगा। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में ज्यादातर आपका पूछा जाता है आपसे। The coil of electric toaster, electric iron and other heating devices are made up of alloy rather than a pure metal। तो ये alloy के क्यों बनाए जाते हैं प्योर मेटल के बजाय? इसके कुछ रीजंस हैं। पहले रीजन देखिए, the resistivity of an alloy is much higher than that of pure metal, क्योंकि रेजिस्टिविटी उसकी क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई होती है। और दूसरा रीजन क्या है? The alloy does not go under oxidation easily even at high temperature when it is red hot। क्या मतलब है बच्चों इसका? इसका मतलब है कि एक तो रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होगी, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होगी तो वो ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस करेगा, और इट डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, यानी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, यानी कि आसानी से नहीं जलेगा, चाहे कितना भी टेम्परेचर आप पास कर लो वो आसानी से बर्न आउट बच्चे लोग नहीं होगा, आसानी से बर्न आउट नहीं होगा। इस वजह से किसकी बनाई जाती है? एक अलॉय का वायर लिया जाता है किसमें? इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में और टोस्टर वगैरह में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ड्रॉ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ द सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल। 3 सेल है तो 3 सेल मिलकर एक बैटरी बनाएगा 2 वोल्ट की, तो 6 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी आपकी। 5 ओम का एक रजिस्टर लगाएंगे, 8 ओम का एक रजिस्टर लगाएंगे, 12 ओम का एक रजिस्टर लगाएंगे और प्लग की लगाएंगे। तो ये सबके सब किसमें कनेक्ट करने? सीरीज में। तो ये रहा आपके सामने डायग्राम, आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। प्लग की है 2 वोल्ट के 3 आपकी सेल्स लगी हुई है, तो 6 वोल्ट की आपकी बैटरी हो गई। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा। 5 ओम का एक रेजिस्टेंस है, 8 ओम का है, 12 ओम का है और साथ में प्लग की है जो आपकी क्लोज्ड है, तो यानी करंट इसके थ्रू पास हो जाएगा बैटरी से। ठीक है, ये तो आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसी के ऊपर दूसरा है, रीड आउट द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 का मतलब है ये वाला ऊपर वाला आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है। ठीक है, इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 है ये। पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर, यानी कि एक एमीटर भी लगाना है इस डायग्राम में एंड अ वोल्टमीटर भी लगाना है। किसके अक्रॉस? 12 ओम के अक्रॉस। इसके अक्रॉस हमें क्या लगाना है? एक वोल्टमीटर लगाना है। और सर्किट में आपको पता है एक एमीटर लगाना है, वो सीरीज में लगता है। ठीक है, कहीं भी लगा देंगे, या तो यहाँ लगा देंगे या यहाँ पे लगा देंगे, लेकिन इन तीनों रजिस्टर के सीरीज में क्या लगेगा? एक एमीटर लगेगा।
जो करंट को मेजर करता है। व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड द वोल्टमीटर, तो आपको ये बताना है फिर एमीटर और वोल्टमीटर में क्या रीडिंग होगी, ठीक है, आपको ये बताना है। ये रहा आपका डायग्राम और ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है बच्चे लोग। अब आपको एक तो पोटेंशियल डिफरेंस बतानी है कि इसमें कितनी पोटेंशियल डिफरेंस आएगी, एक आपको क्या बताना है, करंट बताना है, ठीक है। अब आपको पता है टोटल वोल्टेज या टोटल बैटरी की वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट, ये लिखा हुआ मैंने। टोटल रेजिस्टेंस कितनी आएगी सर्किट की, 12 और 8 20 अपॉन 25। तो टोटल रीडिंग कितनी आ रही है एमीटर के, I इज इक्वल टू V अपॉन R से, तो 0.24। तो आपके एमीटर की रीडिंग तो आ गई बच्चे लोग 0.24। अब आपको इस वोल्टमीटर की रीडिंग चाहिए। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। सर्किट का करंट कितना है 0.24, R किसके अक्रॉस निकालना है, 12 के अक्रॉस। तो हमारी जो वोल्टेज आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 2.88 वोल्ट। कितनी वोल्टेज आ जाएगी हमारी वोल्टमीटर में, 2.88 वोल्ट। तो वो किसके अक्रॉस आएगी, वो 12 ओम वाले के अक्रॉस आएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर, चलो देखिएगा बच्चे लोग, जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब आपके दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में कनेक्टेड है, किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो आपको ये बताना है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगी या कम होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो सबसे छोटे वाले से कम होती है। तो पहले वाले पार्ट में छोटी रेजिस्टेंस क्या है, 1 ओम, तो यानी जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो 1 ओम से छोटी होगी। और दूसरे वाले की भी बात करें, 1 ओम है, 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 6 है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो आपकी 1 ओम से भी छोटी होगी। समझ में आएंगे सभी लोगों के, पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का। नाउ an electric lamp of 100 ohm, toaster of resistance 50 ohm, water filter of resistance 500 ohm, all connected in parallel। तो यानी तीनों की रेजिस्टेंस हम लिख के दिखा देंगे, 100, 50 और 500 ohm, राइट। आप बैटरी की वोल्टेज लिख के दिखाएंगे 220 वोल्ट। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक एज मच एज करंट एज ऑल द 3 अप्लायंसेस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। तो बच्चे लोग पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें पैरेलल में। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे निकलती है, 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। तो इसकी टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस आरपी आ जाएगी 500/16 यानी कि 31.25 ओम। ठीक है, सभी बच्चे आराम से कैलकुलेट कर लेंगे पैरेलल में, ठीक। उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन निकालेंगे जिसमें सेम करंट है, जो आपका जो सेम रेजिस्टेंस शो करेगा जैसे तीन अप्लायंसेस में था, ठीक है। तो सेम रेजिस्टेंस शो करेगा तो रेजिस्टेंस तो आ जाएगी 31.25, ठीक है। अप्लाइड वोल्टेज है 220 वोल्ट, तो करंट निकालेंगे I = V अपॉन R। तो V आपका 220 है और R आपका 31.25 है, डिवाइड करेंगे बच्चे लोग आंसर आ जाएगा। ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, आंसर कितना आएगा आप लोग आंसर निकाल लेंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है। आंसर आप लोग निकाल लेंगे और मुझे बता देंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। क्या आप कर पाएंगे बताइएगा। 220 को डिवाइड करना है किससे, 31.25 से। कर लेंगे सभी लोग, 220 को डिवाइड करेंगे 31.25 से, तो आपका बच्चे लोग आंसर आ जाएगा 7.04 एम्पियर। कितना आंसर आएगा, 7.04। कितना आंसर आएगा, 7.04 एम्पियर। तो आप लोग लिख लीजिएगा, पहले खुद कैलकुलेट कीजिएगा फिर आंसर निकाल लेना, 7.04 एम्पियर। ठीक है बच्चे लोग, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो ऑफ द पार्ट फर्स्ट ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। देखिए, what are the advantage of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series। तो आपको ये बताना है कि पैरेलल की क्या एडवांटेज होती है सर्किट की इंस्टेड ऑफ सीरीज से, ठीक है। पहला, पैरेलल सर्किट में अगर एक भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपका काम करना बंद कर देता है तो बाकी सारे अप्लायंसेस आपके चलते रहेंगे। सेकंड पॉइंट, पैरेलल सर्किट में सभी अप्लायंसेस का अपना अपना स्विच होता है, तो आप उन्हें इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हो, दोनों बिना दूसरी को नुकसान दिए, यानी कि दूसरा खुला है बंद है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, पैरेलल सर्किट में सभी अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज मिलेगी, ठीक है। सभी अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज मिलेगी, तो देयर विल बी नो चांस ऑफ फ्लक्चुएशन, तो सभी को 220 वोल्ट मिलेगी अप्लायंसेस को। फोर्थ, इन द पैरेलल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस होती है सर्किट की वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होती है। तो इसका मतलब क्या है, जो पावर सप्लाई है, जो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई है सर्किट में वो बहुत ज्यादा होती है, यानी आराम से सर्किट में करंट क्या कर जाएगा, आपका फ्लो कर जाएगा। आई होप आप लोगों को ये 15 क्वेश्चंस पार्ट नंबर 1 बिल्कुल समझ में आ गया है इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। टिल देन आप लोग अपनी कॉपी में ये पार्ट कंप्लीट कर लेंगे,
राइट। आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कहीं भी लिख सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप कहीं भी लिख सकते हैं अगर आपको पार्ट 1 से कहीं भी आपको प्रॉब्लम है एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। ठीक है, जिज्ञासा क्लासेस सर आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। ठीक है, सागर सर हमेशा आपके साथ है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कहीं भी लिख सकते हैं, राइट। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक, वेट फॉर द पार्ट नंबर 2 एंड कंप्लीट योर और पार्ट्स। गुड लक, ऑल द बेस्ट।